Hello student, this is Sanu Tiptan और today we will discuss about on the topic of residential status। देखिए आपकी इनकम टैक्स का जो सिलेबस हम कंटिन्यू स्टार्ट किया है, हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट किया था। देखिए चैप्टर नंबर सेकंड, किसी की बुक में चैप्टर नंबर जो सेकंड होगा एग्रीकल्चर इनकम होगा, किसी के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस होगा। तो टेंशन मत लेना, वन बाय वन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। सो आज हम रेजिडेंशियल स्टेटस करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे, बहुत बार रिपीट हुए हैं आपके एग्जाम के अंदर, कि इंसिडेंस ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस या फिर मैं कहूँ कि स्कोप ऑफ द इनकम, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कस किया जाए तो वो क्वेश्चन आता है कि आपको जो इंडिविजुअल है या कंपनी है या फिर मैं कहूँ कि HUF है या फिर मैं कहूँ AOP है, BOI है, इनमें से किसी का भी आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं। और साथ ही साथ इसके टोटल इनकम को कैलकुलेट करना है। लास्ट ईयर जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था वो मैंने लिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और फिर आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है, टोटल इनकम क्या रहती है, ठीक है। सो आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है और क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए गए हैं, विद थ्योरी भी प्रोवाइड की गई है। ओके, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है और बहुत अच्छा है क्योंकि एग्जाम के अंदर यहाँ से कंफर्म है पेपर में आता ही आता। ओके, सो चल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस हम कैलकुलेट ही क्यों करते हैं। ये चैप्टर अगर आपके सिलेबस में आया है सो आया क्यों है, सबको पता होना चाहिए कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्या चैप्टर का नाम है? रेजिडेंशियल स्टेटस। अब देखो, इनकम टैक्स में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इनकम टैक्स का मतलब क्या है कि आप इनकम के ऊपर टैक्स पे कर रहे हो। किसको पे कर रहे हो? सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर रहे हो और ये पे आपका डायरेक्ट होता है। थोड़ा सा रिकैप भी कर लेते हैं लास्ट लेक्चर का, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स होता है हमारा इनकम टैक्स, ठीक है। ये एक जो पे करता है उसे टैक्स पेयर कहते हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ एसएससी है, जो कि हमारा पेपर इंडिविजुअल हो सकता है, AOP हो सकता है, BOI हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकता है और पार्टनरशिप हो सकती है, एंड साथ ही साथ कंपनी हो सकती है, राइट। प्रीवियस ईयर में जो कमाया है आपको नेक्स्ट ईयर में क्या करना पड़ता है, उसके रिगार्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ता है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर बोलते हैं। क्या ये छोटी छोटी बातें जो कि हमने बहुत इन डेप्थ में डिस्कस किया था, याद है आप सभी को? ठीक है, सो बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि इनकम इनकम के ऊपर हम क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं, और मैंने ये भी बताया कौन पे करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे कब पे करता है। कब पे करता है, कौन तो हमने पढ़ लिया, अब बात करेंगे कब पे करते हैं, व्हेन। यहां पर कब पे करेगा तो यहां पर देखेंगे कि या तो उसका किसी पर्सन का रिलेशन चेकआउट करेंगे, कहने का मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप चेकआउट करेंगे, या तो पर्सन का रिलेशन होगा या फिर पर्सन की इनकम का रिलेशन होगा। अच्छा, किसके साथ रिलेशन होता है, क्योंकि रिलेशन तो दो के एक, अगर पर्सन है तो पर्सन का किसी दूसरे पर्सन के साथ रिलेशन होता है, उसे तो कहते हैं रिलेशनशिप, है ना। तो यहाँ पे रिलेशनशिप चेकआउट किया जाएगा, पर्सन का रिलेशनशिप क्या है कि वो इंडियन पर्सन है, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, मीन्स कि भारत का निवासी है या फिर वो विदेशी पर्सन है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इनकम की बारे में बात करूं तो इनकम का मतलब होता है कि आपने जो कमाया है वो भारत से रिलेटेड है या नहीं है, इंडिया से रिलेटेड है या नहीं है, ये चेकआउट किया जाता है। कहने का मतलब चाहे पर्सन हो चाहे इनकम हो, इनमें से आपको किसी एक चीज को लेकर चलना है। यहाँ पे लगा होता है और का मतलब होता है या तो या फिर ये। जैसे क्वेश्चंस आपने जब MCQ, जब आप इवन आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इनकम टैक्स का मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, आप बीकॉम 6 सेमेस्टर 2022, 2023 और 2023, 2024 का ये आप जब PDF इनको प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे ना तो आपको नजर आएगा, देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है इनकम टैक्स। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर जब आपको ऑप्शंस मिलते हैं तो आप क्या कहते हो कि या तो हम ये अटेम्प्ट कर सकते हैं या हम ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेम इस तरीके से है कि अगर आपको ये देखना है कि इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना है, टैक्स को कैलकुलेट करने से पहले में एक रिलेशनशिप देखना है, या तो पर्सन हमारा भारतीय होना चाहिए या फिर इनकम क्या होनी चाहिए, वो इंडिया से रिलेटेड होनी चाहिए। इन दोनों में से अगर कोई एक चीज मिल जाती है तो दैट मीन्स वो पर्सन क्या है, टैक्सेबल पर्सन है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? तो इसको पढ़ेंगे, जब पर्सन का रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 6 के अंदर डिस्कस किया जाएगा। इसको हम डिस्कस करेंगे कंपनी के साथ रिलेशनशिप, सॉरी इनकम के साथ रिलेशनशिप, इसको अंडर सेक्शन 5 के अंदर डिस्कस करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंस ऑफ इनकम,
एग्जाम में क्वेश्चन इसी के नाम से आता है, इसको हम एक और नाम से बोलते हैं कि स्कोप ऑफ इनकम, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं कि हम चेकआउट कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। समझ में आ गया क्या? इतना आपको समझ में आया? चलो थोड़ा सा पीडीएफ की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? फॉर एनी इनकम टू बी टैक्सेबल इन इंडिया देयर मस्ट बी अ रिलेशन होना चाहिए, या तो पर्सन का रिलेशन होना चाहिए कंट्री के साथ, या फिर रिलेशन होना चाहिए इनकम का जो कि आपने कमाई है अपनी कंट्री के अंदर। इन द रेजिडेंशियल स्टेटस वी आर कंसर्न विद द रिलेशन ऑफ पर्सन विद द कंट्री। जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात कर रहे हैं, अंडर सेक्शन 6 के बारे में बात की जा रही है, तो उसका मतलब ये है कि हम पर्सन का रिलेशन देख रहे हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर। अब हम इंडिया के रूल्स रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, अब सभी इंडिया के अंदर रहते हैं, सो हम क्या देखेंगे कि वो व्यक्ति इंडिया के अंदर कितने दिन तक रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वेदर अ पर्टिकुलर इनकम शैल बी टैक्सेबल और नॉट शैल बी डिपेंड अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, ठीक है, या तो वो पर्सन के रिलेशन से डिपेंड करता है या फिर उसकी इनकम कहाँ अर्न हुई है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे कहते हैं कि इफ द पर्सन डज नॉट हैव एनी कनेक्शन, अगर किसी पर्सन का किसी भी तरह का कनेक्शन ही नहीं है, चाहे वो इनकम से हो चाहे वो किसी कंट्री से रिलेटेड हो, तो उस केस में पर्सन हमारे कंट्री में टैक्स नहीं देगा। कहने का मतलब ये है कि वो नॉन रेजिडेंट होगा और उसने कमाया भी बाहर है, उसने वो रहता भी बाहर है। अब देखो, जो कोई पर्सन कनाडा के अंदर, यूएसए के अंदर, यूके के अंदर रहता है और काफी सालों से वही रहता है, ठीक है, उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है, क्या वो भारत की सरकार को पैसे देगा, अपनी इनकम का हिस्सा देगा? तुम अपने आप को वहां रख लो, तुम यूएसए के अंदर रहते हो और मैं कहती हूँ कि तुम्हें इंडिया वाली गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, आप ये कहेंगे मैम क्यों देना पड़ेगा जब हमारा इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर आपका भारत के साथ रिलेशन है, आप भारत में आते हो और भारत में आप कमाते हो और भारत में आप आते भी हो और साथ ही साथ कुछ दिन के लिए आए हो, तो आपका रिलेशन देखा जाएगा या तो पर्सन के बेस पे या इनकम के बेस पे। आई होप अब बिल्कुल क्लियर होगा कि रिलेशन हम दो तरीके से देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ सेक्शन 6 को, अंडर सेक्शन 6 को रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेकआउट किया जाता है, ठीक है। अब आपको ये नजर आ रहा है कि हाँ, हमें कैसे पता चलेगा कोई पर्सन रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, ये कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? तो इसके लिए हमें कुछ एक कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। आपकी 2 कंडीशंस है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले कंडीशंस मैं आपकी यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशंस यूज होती है कब? जब हमें ये जानना होता है कि पर्सन रेजिडेंट है या फिर पर्सन नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट का मतलब समझ में आ गया, भारतीय नागरिक है, या फिर पर्सन हमारा भारत का नागरिक नहीं है, विदेशी नागरिक है। तब हम उसको चेकआउट करने के लिए हम कौन सी कंडीशन का यूज करेंगे? हम यूज करेंगे बेटे बेसिक कंडीशन का। क्लियर है? अच्छा, बेसिक कंडीशन पता है क्या कहती है? बेसिक कंडीशन कहती है कि आप 182 दिन या उससे ज्यादा, ध्यान से सुनना, कुछ कुछ बातें हैं जो कि आप, मैं अगर कहूं तो टोटल 5 ही बातें हैं जो आपको इसमें याद करनी पड़ेगी, अगर वो समझ में आते तो दी बेस्ट। ओके, ये कहते हैं कि या तो 182 दिन आप पिछले साल मींस की प्रीवियस ईयर के अंदर, लास्ट ईयर के अंदर आप 182 दिन भारत में रहे हो, या फिर दूसरी पॉइंट क्या है, क्या कि या तो फिर आप 60 या 60 दिन से ज्यादा इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज या उससे ज्यादा इन प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर। पीपीवाई का मतलब है बच्चे प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मीन्स की प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके बाद के जितने भी 4 साल होंगे उनके अंदर आप 365 दिन रहे होंगे। सो आप क्या कहला जाएंगे? रेजिडेंट कहला जाएंगे। ध्यान से सुनो, दोबारा से बोलती हूँ कि या तो आप इस कंडीशन को फुलफिल कर लो या फिर आप इस कंडीशन को फुलफिल कर लो। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी आपने फुलफिल कर ली ना, तो आप इसको क्या बन जाएंगे? रेजिडेंट बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको मैच का एग्जाम्पल देती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर आपको फाइनल में पहुंचना है, तो आपको सेमीफाइनल में क्या मिलते हैं? 2 चांस मिलते हैं। दोनों में से अगर कोई आपने एक मैच को जीत लिया
तो आप किस में पहुंच जाएंगे, फाइनल में पहुंच जाएंगे। मैंने कहा कि आपका मैच क्या होने वाला है, ए टीम से, दूसरा होने वाला है बी टीम से, दोनों में से किसी एक से जीत जाओ आप, ठीक है, या इससे जीत जाओ या इससे जीत जाओ, तो फाइनली आप अगर एक से भी जीत गए ना तो आप फाइनल में पहुंच जाओगे। तो ये है, अगर आप फाइनल क्या है, आपका रेजिडेंट है। अगर आप रेजिडेंट होना की कंडीशन को रेजिडेंट होना चाहते हो, रेजिडेंट होना चाहता है पर्सन, तो उसे किसी ना किसी एक कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। वो क्या कंडीशन है, या तो वो 182 दिन पिछले साल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जैसे अब जो है असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है हमारा, ये हमारा असेसमेंट ईयर है, ये हमारा प्रीवियस ईयर है। असेसमेंट ईयर हमारा 24-25 चला हुआ है, ठीक है, हाँ 24-25 चला हुआ है, और 2023 के अंदर और 2024 के अंदर ये चेकआउट करेंगे कि पिछले एक साल के अंदर जो इंसान है, जो पर्सन है, वो 182 दिन या उससे ज्यादा रहा है या नहीं रहा है। अच्छा, मैंने कहा कि ये तो हो ही नहीं रहा, पिछले एक साल के अंदर तो 182 दिन हो ही नहीं रहा। तो कहता कोई बात नहीं, फिर ये चेक कर ले भाई, पिछले एक साल के अंदर 2024-25, ये तो आपका असेसमेंट ईयर होगा, पिछले एक साल के अंदर क्या आप 2023-24 के अंदर 60 दिन या 60 दिन से ज्यादा रहे हैं? कहते हाँ ये तो रहा हूं, क्योंकि मैंने ये ज्यादा हो गया था मेरे पिछले साल के हिसाब से, ये मैं कर रहा हूं। कहते रुक, इसके साथ साथ तुम्हें एक और कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या कि प्रीवियस ईयर को छोड़ के, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, PPY बच्चे, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर को छोड़ के आगे जो 4 प्रीवियस ईयर आने वाले हैं, मीन्स की 2022-23, 21-22, 20-21 और 19-20, अगर ऐसा है, इन पिछले 4 सालों के अंदर जो रहने की जो ड्यूरेशन है आपकी 365 से ज्यादा बन गई है, मीन्स की पिछले 4 साल में से किसी भी एक साल आप रह लो, क्योंकि पूरे साल में 365 दिन होते ना, अगर आप रह जाते तो आप क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट बन जाएंगे। क्या ये कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर है बेटा? रेजिडेंट के लिए हमें केवल बेसिक कंडीशंस को चेकआउट करना होता है, ठीक है। अगर मैं इसका सेक्शंस बताऊं तो क्या है, अगर मैं चेक करके बताती हूँ सेक्शन क्या है बेसिक कंडीशन का, एक सेकेंड, यस सेक्शन है इसका सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि आपने कहा कि ना तो मैं ये कंडीशन फुलफिल करता हूं मैम, ना तो ये कंडीशन फुलफिल करता हूं, तो कहता है कि आप उस केस में क्या बन जाएंगे, नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे, मीन्स कि आप भारत के निवासी नहीं हैं। क्लियर है? क्या इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में, देखो कि जो आपको रेजिडेंशियल स्टेटस को चेकआउट करने के लिए ना 3 कैटेगरी में पार्ट किया है। वैसे भी मैं अभी नहीं समझाती इसको, क्योंकि अभी एक और कंडीशन समझानी, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, रूल ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस, कहते हैं कि एज अ स्टेटेड अर्लियर देयर इज अ सेपरेट रूल फॉर द डिटरमाइनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द एसएससी। आपने काफी तरह के एसएससी पढ़े हैं, पर्सन्स को डिस्कस किया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था, याद है? यस, हमने इंडिविजुअल को डिस्कस किया था, उसके लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 है, कंपनी के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 है, और पर्सन के लिए कोई बाकी जितनी पर्सन बच गए उनके लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के बारे में बात करते हैं, एक इंडिविजुअल के, जिसकी आपके और मेरे जैसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि उनका स्टेटस कैसे चेकआउट किया जाएगा। रेजिडेंट है तो उसके लिए जरूरी है कि उसे क्या करनी पड़ेगी, बेसिक कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। बेसिक कंडीशंस क्या है कि उसे 182 डेज या फिर उससे ज्यादा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर क्या होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, या फिर इनके बीच में लगा है और आपके पास ऑप्शन है, या तो इसको कर लो या इस मैच को जीत लाओ या फिर इसको जीत लो, फिर आप फाइनल में पहुंचेंगे। या फिर कहते हैं कि 60 डेज उससे ज्यादा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, या फिर 365 डेज इन प्रीसीडिंग 4 ईयर प्रीवियस ईयर, ओके, इसकी PPY, ओके। अगर आप इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करते हैं तो उस टाइम इंडिविजुअल को क्या कंसीडर किया जाएगा, नॉन रेजिडेंट क्लियर किया जाएगा। क्लियर है? आसान था बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाते हैं बच्चे हम आगे। अच्छा, मैंने कहा कि एक पर्सन ठीक है रेजिडेंट कहला दिया, यहाँ पे मिस्टर एक्स था और यहाँ पर है मिस्टर वाई। मिस्टर वाई तो नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर हो गया, ना तो इसने ये कंडीशन फुलफिल की ना ये कंडीशन फुलफिल की। मिस्टर एक्स कहता है कि भाई मैंने तो कर दिया, अब क्या होगा। मिस्टर एक्स के लिए कहते हैं कि अब तुम्हें ये चेकआउट किया जाएगा तुम क्या सच्चे भारतीय नागरिक हो।
मीन्स कि आपका इंडिया के साथ कैसा ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या फिर वैसे मॉडरेट है ना। हमने यहाँ तो देख लिया, ठीक है, पर्सन का रिलेशनशिप है, रेजिडेंट है, इंडिया के साथ है रिलेशनशिप, तो हमने क्या किया, रेजिडेंट कहला दिया। अभी हम ये चेकआउट करेंगे कि क्या मिस्टर एक्स का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है या फिर ऐसे लाइटली है। अब इस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को चेकआउट करने के लिए हमें एक और कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। वो कंडीशन कौन सी है, वो है बच्चे एडिशनल। नाम ही से क्लियर हो रहा है, एडिशनल का मतलब एक और कंडीशन होगी, ठीक है। एडिशन कंडीशन कहता है, एडिशन कंडीशन पता है क्या कहते हैं, या तो तुम 2 ईयर कितने में से, 10 साल में से, ध्यान से सुनना, पिछले 10 सालों में से आप किसी भी 2 साल क्या रहने चाहिए, भारत में रहने चाहिए। कहते हैं अच्छा, एंड यहां पे बात समझने की है कि और ये भी कंप्लीट करो। अगर आपको फाइनल में जीतना है, ठीक है, फाइनल में 3 टीम आई है आपको, आपके पास, ठीक है, टीम ए, टीम बी, टीम सी, फाइनल आप ये हैं। अगर आपको ट्रॉफी घर लेके जानी है तो आपको इसको भी बीट करना पड़ेगा, आपको इसको भी बीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऊपर वाले में तो क्या था, ऑप्शन था कि आप पहले इसको बीट करो या फिर इसको बीट करो, इन दोनों में से किसी को भी बीट कर दोगे तो आप फाइनल में अपनी जगह बना लेंगे। कहते जगह तो बना ली, अब मुझे ट्रॉफी घर लेके जानी है, मुझे भारत का सच्चा नागरिक बनना है, तो सच्चे नागरिक बनने के लिए बच्चे आपको 2 कंडीशन और फुलफिल करनी पड़ेगी। वो कौन सी, या तो पिछले 10 सालों में कोई भी 2 साल भारत में रहे हो, या फिर 730 दिन, 730 दिन पिछले 7 सालों में, पिछले 7 सालों में 730 दिन आप भारत में रहे हो, तो आप, अगर आपने दोनों की दोनों कंडीशंस फुलफिल कर ली, फाइनली आपने ट्रॉफी अपने हाथ में ले ली और आप क्या कहलाए जाएंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे। ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब है जिसका इंडिया के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, जो भारत के साथ बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि मैम अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स ने एक ही कंडीशन फुलफिल की, दूसरी नहीं की भाई, फिर क्या होगा। अगर इनमें से किसी एक भी कंडीशंस को उन्होंने फुलफिल नहीं किया, या फिर मैं कहूं कि एक कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, तो क्या कहला जाएगा, वो कहला जाएगा नॉट ऑर्डिनर रेजिडेंट। सिंपल सी बात है, उसका भारत के साथ इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है। क्या इतनी बात समझ में है? पढ़ो इसको, देखो क्या कह रहा है, पढ़ो देखो क्या कहता है। एडिशनल कंडीशंस फॉर डिटरमाइन द ऑर्डिनर एंड द नॉट ऑर्डिनर। ये कहते हैं कि एडिशनल कंडीशंस किस लिए चेकआउट की जाती है, ये चेकआउट करने के लिए कि क्या एम्प्लॉय ऑर्डिनर है या नहीं है। ऑर्डिनर का मतलब होता है कि उसका भारत के साथ कैसा रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। यहाँ कहेंगे कि हाँ रिलेशनशिप है बट ठीक ठाक है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए इसको 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 2, ओ माय गॉड, ईयर। अच्छा ये ठीक लिखा हुआ था, आउट ऑफ द लास्ट 10 प्रीवियस ईयर, पिछले 10 सालों में से किसी भी 2 सालों क्या रहना चाहिए। अब देखो मैंने कहा कि मेरा प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, 2023-24 है, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर मेरा क्या बनेगा, 22-23 बनेगा। 22-23 से लेके पिछले जितने भी 10 साल बनेंगे, इन सालों में से किसी भी 2 साल में अगर पर्सन रहा है तो वो ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं। और एंड क्या कहते हैं, फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए इंडिया के अंदर 730 डेज और मोर, या तो 730 दिन या इससे ज्यादा करे तो ऑब्वियस बात इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। कितने सालों में, पिछले 7 सालों में। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर ये कंडीशन, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होती तो इंडिविजुअल क्या कहलाएगा, NOR कहलाया जाएगा। यहाँ ठीक कर लेना बेटा इसको, NOR या रेजिडेंट हम कहेंगे, ठीक है, क्लियर है। देखो ऑर्डिनर का मतलब क्या लिखा हुआ है, ऑर्डिनर रेजिडेंट इज द इंडियन इज समवन हु नॉट ओनली meet the basic criteria of being as a resident but also has a deeper tie to be India। ये कहते हैं कि उन्होंने केवल बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है, उन्होंने बहुत गहराई के अंदर अब इंडिया के अंदर रह गए हैं, इसकी बहुत
गहरा ताल्लुकात है इंडिया के साथ, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रेजेंस है वो, मतलब काफी लंबे सालों तक हमारे भारत में, आप देखो पिछले 10 साल बहुत हो जाते हैं, पिछले 10 साल में अपना रिकॉर्ड किसी देश में रखना तो क्या कह रहेगा, वो उस देश से गहरा रिश्ता है उसका, ठीक है। द क्लासिफिकेशन ऑफ द मोर स्पेसिफिक एंड द टास्क इन टू द अकाउंट द इंडिविजुअल रेजिडेंसी ओवर ए लॉन्ग पीरियड, इसकी काफी लंबे टाइम से उस कंट्री से उनका रिलेशन है। इन दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन क्राइटेरिया बोला हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि अच्छा इन दोनों को इन्होंने फुलफिल कर दिया है, ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गया। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, अब मान लीजिए मैं ये कह दूं कि 8 साल किसी और देश में रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है 10 में से किसी 8 साल में से किसी और देश में रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है 2 साल हमारे देश में रहा है ना, तब भी ये क्या कहला जाएगा, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, है ना, ROR कहलाएंगे। अच्छा, मैं ये कह दूं कि ये हमारे भारत में ये 2 साल रहा है, तो क्या इसका मतलब ये भी है कि वो किसी दूसरे देश में 8 साल रहा होगा, तब भी मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो पर्सन है ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। यस। अच्छा, एक और बात पूछती हूँ, 10 साल में से मैं कहती हूँ कि हमारे किसी दूसरे देश के अंदर ये 5 साल रहा है और बाकी के बचे साल ये भारत में रहा है, तो ऑब्वियसली बात है 5 साल है। इसके कहने का मतलब 2 साल या 2 साल से ज्यादा हो जाते हैं तो उस टाइम उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, उस पर्सन को हम और साथ में ये भी फुलफिल करनी है कि 730 दिन भी फुलफिल होने चाहिए, प्लस है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन था बेसिक कंडीशन में, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे, हम अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर देते हैं तो उस पर्सन को बोलते हैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और ये बात अब याद रखना है, ये बात याद रखने की है, अगर कोई पर्सन रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो वो हर क्राइटेरिया में क्या रहने वाला है, टैक्सेबल रहने वाला है। मींस कि ग्लोबली जो भी इनकम वो जनरेट करेगा, चाहे वो कैसे भी जनरेट कर रहा है, वो भारत का रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट डिक्लेयर हो रहा है, तो वो चाहे किसी भी देश में रह के पैसे कमाए, उसे भारत में आके टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, इतना समझ में, इस लाइन को मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। अगर कोई पर्सन भारत का बिल्कुल सच्चा क्या कहते हैं इसको, भारत का निवासी हो गया, सच्चा भारत का निवासी डिक्लेयर हो गया, कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट डिक्लेयर हो गया है, तो उस पर्सन को चाहे वो किसी भी देश के किसी भी कोने में बैठ के पैसे कमा ले, उसे भारत के अंदर आकर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर किसी भी तरह का नौ नकरी नहीं हो सकती। क्लियर है? अच्छा, इसके इन केस यहां देखो यही लिखा हुआ है, टैक्स एम्प्लीकेशंस कैसी होगी, टैक्स कैसे लगाया जाएगा, पूरी ग्लोबल लेवल पे, कहीं बैठ के कमाओ आपको टैक्स देना पड़ेगा। कि ऑल द इनकम अर्न बोथ, चाहे वो बोथ कहां पे, इंडिया में कमाए या फिर अब्रोड में कमाए, टैक्सेबल इंडिया में होगी। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है? क्या इतना समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा कहते हैं कि नॉट ऑर्डिनरी। नॉट ऑर्डिनरी का मतलब क्या है कि किसी ने एक ही सिचुएशन फुलफिल की है, दूसरी नहीं की है, उस पर्सन को क्या कहेंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मीन्स कि वो भारत का निवासी तो है, बट उसको उस भारत के साथ क्या है, इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है। मीन्स कि वो पर्सन होगा जिसने मीट नहीं की कैसी कंडीशंस, जो कि अभी ऊपर मैंने आपको बताई है, ये दोनों सिचुएशन 1 और 2। तो ऐसे पर्सन को हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट ना कह के हम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। क्लियर है? अच्छा, टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी? तो इस केस में नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस के अंदर ओनली टैक्स किया जाएगा उस इनकम के ऊपर जो आपने कमाया है और जो रिसीव हुआ है, कौन, भारत के अंदर। मीन्स की इनकम का यहाँ पे रिलेशन चेकआउट करेंगे कि उस पर्सन ने जो कमाया है उस इनकम का रिलेशनशिप भारत के साथ है या नहीं है। जो भी इनकम का रिलेशन भारत के साथ होगा उसी के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपको उनका नहीं देना जो आपने आउटसाइडर इंडिया से रेज किए। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया। अच्छा, मैंने कहा एक सिनारियो दिखाती हूं मैं आपको। मैंने कहा कि आपने कमाया बाहर है, ठीक है, रेज भी बाहर हुआ। मीन्स की कमाना, जैसे मैंने कहा कि मेरा जो सोर्स है यूएसए की कंपनी है, मैंने वहां की कंपनी से पैसा रेज किया। मान लीजिए इस यूएसए की कंपनी के ना मैंने शेयर्स खरीदे हुए थे,
शेयर से मुझे क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। वो डिविडेंड रेज कौन सी कंपनी के थ्रू हुआ है, फॉरेन कंपनी से हुआ है। फॉरेन की कंपनी यूएसए, भारत की तो नहीं है। अच्छा, मैंने यूएसए बोल दिया तो ऑब्वियस ही बात है फॉरेन ही होगी। डिविडेंड रेज कहाँ हुआ है, इनकम इनकर्ड कहाँ हुई है, बाहर हुई है, ठीक है। बट अगर इसका भारत के साथ रिलेशनशिप नहीं है, मैंने कहा कि कंपनी का हमारे भारत के साथ कोई रिलेशनशिप है नहीं है, तो इस केस में ये जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन होगा वो टैक्स पे नहीं करेगा। अच्छा, मैंने कहा कि अगर इसका कंट्रोल, ध्यान से सुनना, अगर इसका कंट्रोल या फिर मैं कहूं कि मैनेजमेंट भारत के थ्रू हो रहा हो, कहने का मतलब कि भारत से रूल रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा हो, तो इस केस में कंपनी कैसी हो गई है, कंट्रोल भारत से है तो कंपनी भी भारत से है, तो इस केस में इस पर्सन को टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है क्या ये बात, थोड़ी सी समझ में? अगर नहीं आई है तो इट्स ओके, रुक जाना, ठीक है। मैं भी आपको बता रहा हूँ रुक जाना, क्योंकि इस चीज को हम, वैसे मेरे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए। अगर नहीं आई है तो इट्स ओके, हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे इन चीजों को। ओके, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके जी। तो अगर यहाँ पे कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये था कंप्लीट कंसेप्ट बच्चे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का, कि कैसे आप किसी पर्सन की रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करेंगे। क्या आपको इतना समझ में आया? अब मैं फटाफट एक समरी रिप्रेजेंट कर देती हूँ। समरी क्या है? समरी क्या है, अगर आपको पर्सन के रेजिडेंट स्टेटस को चेकआउट करना है कि वो पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, तो हमें क्या चेकआउट करना पड़ेगा? उसके लिए हमें बेसिक कंडीशन को चेकआउट करना पड़ेगा कि बेसिक कंडीशंस क्या क्या थी। बेसिक कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शंस थे, या तो आप 182 दिन या उससे ज़्यादा पिछले प्रीवियस ईयर के अंदर कंप्लीट कर दो, या फिर और यहाँ लगाती हूँ और मैं, या तो ये, या फिर आप 60 डेज या 60 डेज से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के अंदर प्लस 365 डेज या 365 डेज से ज़्यादा इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर लास्ट 4 ईयर्स का, ठीक है। जैसे ही मुझे पता चल जाता है कि ये पर्सन रेजिडेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये चेकआउट करना पड़ेगा कि इसका भारत के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या मॉडरेट रिलेशनशिप है। और इसको देखने के लिए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को क्या बोला गया है, आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोला गया है, और इसको हमने नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोला गया है। और इसको चेकआउट करने के लिए हमें एडिशनल कंडीशंस को चेकआउट करना पड़ेगा कि इसने फुलफिल की है या नहीं की है। एडिशनल जो कंडीशंस है वो आपको दोनों फुलफिल करनी पड़ेगी, या तो 2 साल पिछले 10 सालों में, या फिर एंड क्या 730 दिन पिछले 7 सालों में आपको ये चेकआउट करना पड़ेगा। अगर ये दोनों फुलफिल कर देता है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा, अगर इनमें से कोई एक फुलफिल कर दे तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा, ठीक है। अगर बेसिक कंडीशन में से किसी एक को ही फुलफिल नहीं किया तो आप आगे नहीं जाएंगे, वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा, ठीक है। इतनी देर में मैंने आपको ये समझाया। एग्जाम के अंदर थ्योरी की अगर बात की जाए वो यहां से आती है, प्रैक्टिकल की बात की जाए वो आगे अभी मैं बताऊंगी, इसी का बेस होगा, ठीक है। समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छे से आ गया। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा ऊपर लेके चलती हूँ, ठीक है। ये डिफरेंस मैं सबसे लास्ट में कराऊंगी कि एक्चुअल में आपको सिटीजनशिप एंड रेजिडेंस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब आप आई होप ये समझ में आ गया होगा कि जो रेजिडेंट के बारे में बात कर रहे थे हम, कि फॉर दिस पर्पस द टैक्स पेयर आर क्लासिफाइड इनटू द 3 ब्रॉड कैटेगरी, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या पहला क्या है कि रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। मेन तो आपका रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट है। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो आगे फिर इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। इनको चेक करने के लिए बेसिक कंडीशन, इसको चेक करने के लिए एडिशनल कंडीशन। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, जैसे ही अगर कोई पर्सन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाता है, ये पर्सन बन जाता है, तो वो ग्लोबली टैक्सेबल होगा। अगर ये पर्सन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाता है, इनकम के ऊपर टैक्स लगाने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इनकम है उसका रिलेशनशिप हमारे पास इंडिया के साथ है या नहीं है। अभी मैं फिर भी वैसे आगे बताना है मुझे कैसे कैसे मैं इसको कन्वर्ट करूँ। क्या लिखा हुआ, रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द टैक्सेबिलिटी ऑफ द इनकम।
ये अब समझ में आ गया क्यों हम टेक रेजिडेंट ऑफ स्टेटस निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता लगाना है कि कितनी टैक्स की लायबिलिटी बनती है आपकी इनकम के ऊपर। समझ में आ गया।